अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें हम डिफरेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स जो कि प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होते हैं उसको हम डिस्कस करेंगे और उसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि ये जो डिफरेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स होते हैं इनका मैकेनिज्म किस तरह से होता है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन किस तरह से होता है, यानी कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डीएनए स्ट्रैंड होती है या फिर जो आरएनए स्ट्रैंड होती है उसमें न्यू न्यूक्लियोटाइड्स को किस तरह से ऐड करते हैं उसको हम डिटेल में देखेंगे। और उससे रिलेटेड डिफरेंट टर्म्स जो होती हैं, मसलन जैसे प्रोसेसिविटी क्या होती है, और इसके अलावा एक और टर्म होती है जिसे हम कहते हैं प्रूफ रीडिंग, वो क्या होती है, पॉलीमराइजेशन क्या होती है, इनको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि डिफरेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो होते हैं उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन किस तरह से होता है, यानी कि वो न्यूक्लियोटाइड्स को किस तरह से ऐड करेंगे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डीएनए स्ट्रैंड में या फिर जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग आरएनए स्ट्रैंड होता है उसमें न्यूक्लियोटाइड्स को वो किस तरह से ऐड करेंगे उसको हम डिटेल में देखते हैं। तो अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो मैंने एक डायग्राम बनाई हुई है। ये एक डीएनए का एक स्ट्रैंड है, तो यहाँ पे क्या है उसका ये 3 एंड है क्योंकि OH ऊपर की तरफ है, तो ये क्या है उसका 3 एंड है और ये क्या है उसका 5 एंड है। तो इसी तरह उसके यहाँ पे ये जो न्यूक्लियोटाइड है यहाँ पे थायमीन अटैच है, यहाँ पे गुआनिन अटैच है, यहाँ पे एडेनिन है और यहाँ पे थायमीन अटैच है। इसी तरह उसके कम्प्लीमेंट्री एक स्मॉल स्ट्रैंड है जो कि क्या है 5 to 3 डायरेक्शन में है, क्योंकि जो डीएनए का स्ट्रैंड होता है या जो डीएनए मॉलिक्यूल होता है वो क्या होता है, एंटी पैरेलल होता है। एंटी पैरेलल मीन्स कि एक उसका 3 to 5 डायरेक्शन में होता है स्ट्रैंड और दूसरा होता है उसका 5 to 3 डायरेक्शन में। इस तरह ये आरएनए भी हो सकता है, आरएनए अगर होगा वो भी क्या होगा 5 to 3 डायरेक्शन में होगा। तो अब हमने ये देखना है कि यहाँ पे ये जो मिसिंग न्यूक्लियोटाइड्स हैं, मिसिंग न्यूक्लियोटाइड मीन्स यहाँ पे जो एडेनिन है इसके कम्प्लीमेंट्री यहाँ पे जो न्यूक्लियोटाइड ने ऐड होना है, और इसी तरह यहाँ पे जो थायमीन है इसके कम्प्लीमेंट्री यहाँ पे जो न्यूक्लियोटाइड ने ऐड होना है वो किस तरह से ऐड होंगे उसको अब हम देखते हैं। तो जो डिफरेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स होते हैं उनका काम भी यही होता है कि यहाँ पे ये जो 3 एंड होता है, आप लोगों ने हमेशा याद रखना है कि ये जो 3 एंड है इसके यहाँ पे जो है नए न्यूक्लियोटाइड्स को वो ऐड करेंगे। वो कभी भी ये जो 5 एंड होता है इसमें कभी भी ऐड नहीं करेंगे न्यूक्लियोटाइड्स को, वो हमेशा क्या करेंगे, हमेशा 3 एंड के ऊपर न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करवाते हैं। तो इसी तरह से हम अब देखेंगे कि वो किस तरह से न्यूक्लियोटाइड को ऐड करवाएंगे, उसको अब हम देखते हैं। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पे ये जो है न्यूक्लियोटाइड जहाँ पे एडेनिन अटैच है इसके कम्प्लीमेंट्री यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड इस 3 एंड पे कैसे अटैच होगा और उसको डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम किस तरह से अटैच करवाएगा उसको अब हम देखते हैं। तो अब यहाँ पे मैं एक न्यूक्लियोटाइड बना देता हूँ, वो न्यूक्लियोटाइड जो इसके कम्प्लीमेंट्री यहाँ पे अटैच होगा। तो यहाँ पे मैं एक न्यूक्लियोटाइड बना देता हूँ और उसमें जो न्यूक्लियोटाइड में जो शुगर होगी वो कौन सी होगी, डीऑक्सीराइबोज शुगर होगी, क्योंकि ये डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होते हैं और डीएनए में जो शुगर होती है वो होती है डीऑक्सीराइबोज शुगर। ठीक है, तो यहाँ पे जो शुगर होगी वो कौन सी होगी, डीऑक्सीराइबोज शुगर। तो यहाँ पे मैं उसको इस तरह से ड्रा कर देता हूँ, ये होगी डीऑक्सीराइबोज शुगर। ठीक है, इसी तरह इसका यहाँ पे ये जो कार्बन नंबर 5 होता है उसमें होता यह है कि जब प्रिकर्सर फॉर्म में होता है न्यूक्लियोटाइड, प्रिकर्सर में यानी कि अभी तक वो इसके साथ अटैच नहीं हुआ, अटैच होने से पहले जिस फॉर्म में आता है वो किस फॉर्म में होता है, ट्राईफॉस्फेट की फॉर्म में होता है। ट्राईफॉस्फेट मीन कि उसमें 3 फॉस्फेट होते हैं। तो यहाँ पे मैं कार्बन नंबर 5 के ऊपर 3 फॉस्फेट बना देता हूँ। तो ये हो गया एक फॉस्फेट, ठीक है, इस तरह से ये हो गया एक फॉस्फेट, ये हो गया फिर दूसरा फॉस्फेट, ये हो गया दूसरा फॉस्फेट, ये हो गया फिर यहाँ पे तीसरा फॉस्फेट। ठीक है, तो ये 3 फॉस्फेट होते हैं यानी कि ट्राईफॉस्फेट की फॉर्म में होते हैं। और यहाँ पे ये जो न्यूक्लियोटाइड अटैच हुआ है वो इसके इस न्यूक्लियोटाइड के क्या होगा, कम्प्लीमेंट्री होगा। तो इसी वजह से यहाँ पे जो नाइट्रोजनस बेस होगी इस कार्बन नंबर 1 के ऊपर वो कौन सी होगी, थायमीन होगी। तो यहाँ पे कौन सी होगी नाइट्रोजनस बेस, थायमीन होगी। तो ये जो प्रिकर्सर है इसको हम टीटीपी कहेंगे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि ये जो प्रिकर्सर है टीटीपी वो किस तरह से डीएनए पॉलीमरेज की मदद से इस 3 एंड में अटैच होगा, यहाँ पे ऐड होगा, उसको अब हम देखते हैं। तो यहाँ पे मैं एक डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम बना देता हूँ। तो ये मैं रेड से यहाँ पे बना देता हूँ डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम को इस तरह से। ये होगी उसकी एक्टिव साइट जिसकी मदद से यहाँ पे एडिशन होगी। अब होता यह है कि ये जो डिफरेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होते हैं इनका जनरल जो मैकेनिज्म होता है वो तकरीबन सेम होता है। उसमें होता यह है कि यहाँ पे जो डीएनए पॉलीमरेज होते हैं एंजाइम होते हैं उनमें 2 मैग्नीशियम आयन होते हैं। ये जो 2 मैग्नीशियम आयन होते हैं वो एस्पार्टेट की मदद से ये जो एस्पार्टेट होगा इस एंजाइम के अंदर एक जो अमीनो एसिड है
उसकी मदद से अटैच होते हैं। तो यहाँ पे मैं एक मैग्नीशियम आयन यहाँ पे बना देता हूँ, ये हो गया एक मैग्नीशियम आयन, और यहाँ पे मैं बना देता हूँ दूसरा मैग्नीशियम आयन, ठीक है। यहाँ पे कितने होते हैं, 2 मैग्नीशियम आयन होते हैं। अब होता यह है कि ये जो मैग्नीशियम आयन होते हैं, जो ऊपर वाला मैग्नीशियम आयन है वो क्या करता है, ये जो OH है, जो ऊपर वाला न्यूक्लियोटाइड है, यानी कि ये जो ऑलरेडी अटैच्ड जो न्यूक्लियोटाइड है, इसका जो OH होगा, जो इस 3 एंड के ऊपर OH है, इसमें से प्रोटॉन को रिमूव करवा देगा। क्या करवाएगा, यहाँ से इसकी डीप्रोटोनेशन करवा देगा, यानी कि इसमें से प्रोटॉन को रिमूव करवा देगा। तो जब इसमें से प्रोटॉन रिमूव हो जाएगा तो इसके ऊपर मोर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। मोर नेगेटिव चार्ज का मतलब ये है कि ये मोर न्यूक्लियोफिलिक हो जाएगा। तो जब ये मोर न्यूक्लियोफिलिक होगा तो वो ये क्या करता है, ये जो फास्फोरस होता है जिसको हम कहते हैं अल्फा फास्फोरस, और इसको हम कहते हैं बीटा फास्फोरस, और इसको हम कहते हैं गैमा फास्फोरस। तो इस अल्फा फास्फोरस के ऊपर ये जाके अटैच करवा दे, ये जो है OH जो कि अब न्यूक्लियोफिलिक, मोर न्यूक्लियोफिलिक हो गया है, किस वजह से, इस मैग्नीशियम आयन की वजह से। तो अब क्या होगा, ये इसके ऊपर अटैक कर देगा। तो जब ये इसके ऊपर अटैक करेगा तो अब क्या होता है, ये वैसे मैंने फास्फोडाइस्टर बॉन्ड किस तरह से बनता है इस पर मैंने डिटेल में वीडियो बनाई हुई है, और उस वीडियो का लिंक आप लोगों को यहाँ पर नज़र आ रहा होगा। और इसके साथ साथ मैंने DNA की स्ट्रक्चर पे भी डिटेल में वीडियो बनाई हुई है, न्यूक्लियोटाइड्स पे भी वीडियो बनाई हुई है। उन सब वीडियो का लिंक आप लोगों को यहाँ पर नज़र आ जाएगा, और इसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन में भी आप लोगों को मिल जाएगा। तो अब होगा क्या कि जब ये OH इसके ऊपर अटैक करेगा तो उससे ये होता है कि यहाँ पे ये जो बॉन्ड है ये ब्रेक डाउन हो जाता है। यहाँ पे ये जो बॉन्ड है ये ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो जब यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक डाउन हो जाएगा तो इस तरह से यहाँ पे मैं इसको रेज कर देता हूँ। तो अब ये जो एरिया है ये अलग हो गया है। ये जो होता है एरिया, इसको हम कहते हैं फास्फोराइल, जिसमें देखें एक फास्फोरस है और उसमें 3 ऑक्सीजन है, ठीक है। ये देखें एक फास्फोरस 3 ऑक्सीजन, 1 2 3, तो इसको हम क्या कहते हैं, फास्फोराइल। तो एक्चुअली करते क्या हैं, ये जो DNA पॉलीमरेज एंजाइम होते हैं वो इस फास्फोराइल को यहाँ पे ऐड करवा रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं, इस फास्फोराइल को यहाँ पे ऐड करवा रहे होते हैं। तो अब क्या होगा, अब यहाँ से ये जो बॉन्ड है ब्रेक डाउन हो जाएगा, और यहाँ से ये जो हाइड्रोजन है ये भी क्या हो जाएगा, यहाँ से रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से हाइड्रोजन भी रिमूव हो गया है और यहाँ से ये बॉन्ड भी ब्रेक डाउन हो गया है। अब ये जो इसमें ऐड हुआ है इसको हम क्या कहते हैं, फास्फोराइल कहते हैं। और ये जो है 2 फास्फेट का जो ग्रुप बन गया है इसको हम कहते हैं इनऑर्गेनिक पायरोफॉस्फेट, या जिसको हम PP स्मॉल i से भी शो करते हैं, इनऑर्गेनिक पायरोफॉस्फेट। तो ये क्या होता है, इनऑर्गेनिक पैरोफॉस्फेट होता है। तो जो दूसरा मैग्नीशियम आयन होता है वो क्या करता है, जो इस DNA पॉलीमरेज एंजाइम में होता है वो क्या करेगा, ये जो इनऑर्गेनिक पायरोफॉस्फेट है उसको यहाँ से डिटैच करवाने में हेल्प करवाएगा। तो इस तरह से 2 जो मैग्नीशियम आयन होते हैं वो किस तरह से हेल्प करते हैं। एक मैग्नीशियम आयन यहाँ से इसको, यहाँ पे जो OH था उसको उसने क्या कर दिया था, मोर न्यूक्लियोफिलिक कर दिया था, वहाँ से प्रोटॉन रिमूव करवा के, ताकि यहाँ पे वो अटैक करे और यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक डाउन हो जाए। और उसके साथ साथ दूसरा जो मैग्नीशियम आयन होता है वो क्या करता है, इस इनऑर्गेनिक पैरोफॉस्फेट को यहाँ से रिमूव करवाने में हेल्प करता है। तो अब क्या होगा, यहाँ से इनऑर्गेनिक पैरोफॉस्फेट रिमूव हो जाएगा और यहाँ पे ये जो है बॉन्ड बन जाएगा कुछ इस तरह से, जैसे यहाँ पे मैं शो कर देता हूँ आप लोगों को, कुछ इस तरह से अब ये बॉन्ड बन जाएगा। ये मैं बना देता हूँ उसका जो ऑलरेडी यहाँ पे जो उसका अपना ऑक्सीजन है वो यहाँ पे होगा, ठीक है। इसी तरह ये हो गया जो इसका है, इसको मैं ब्लैक से शो कर देता हूँ। ये हो गया इसका फास्फोरस, ठीक है। और यहाँ पे ये डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन, और यहाँ पे ये ऑक्सीजन इस तरह से, ठीक है। तो एक्चुअली यहाँ पे क्या ऐड हुआ है, ये फास्फोराइल ग्रुप जो है वो इसमें ऐड हो गया है, ठीक है। और इसको किसने हेल्प की है, इस DNA पॉलीमरेज एंजाइम ने। अब इनकी हम डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं DNA पॉलीमरेज एंजाइम की, कि उन्होंने किस तरह से इसको ऐड करवाया है। तो अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो इन्होंने क्या किया है, इस 3 एंड के ऊपर ऐड करवाया है, और ये उसका कौन सा एंड है, ये फिर 3 एंड यहाँ पे आ गया, और फिर यहाँ पे एक और न्यूक्लियोटाइड ऐड हो जाएगा इस तरह से, इसी मैकेनिज्म की मदद से फिर और ऐड हो जाएगा। इस तरह से एक चेन यहाँ पे बनती जाएगी। तो अगर आप लोग यहाँ पे डायरेक्शन देखें चेन की, तो ये क्या है, उसका 5 एंड है, और ये क्या है, उसका नीचे की तरफ 3 एंड है। तो इसकी डायरेक्शन किस तरफ को जा रही है, 5 to 3 डायरेक्शन में। तो यानी कि जो डिफरेंट DNA पॉलीमरेज एंजाइम होते हैं वो हमेशा जो न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करेंगे एक न्यू स्टैंड के अंदर, वो हमेशा 5 to 3 डायरेक्शन में करेंगे। तो फर्स्ट रूल ये हो गया कि जितने भी DNA पॉलीमरेज एंजाइम होंगे वो हमेशा 5 to
3 डायरेक्शन में न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करवाएंगे। ये फर्स्ट रूल हो गया। अब दूसरा रूल हम देखते हैं कि यहाँ पे हमेशा वो खुद से कभी भी न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड नहीं करवाएंगे। उनको हमेशा जो है एक टेम्पलेट स्ट्रैंड की ज़रूरत होती है, ठीक है। यानी कि टेम्पलेट बेस्ड क्या करते हैं, वो डीएनए की रेप्लिकेशन करवाते हैं या डीएनए की पॉलीमराइजेशन करवा रहे होते हैं। ये क्या था, टेम्पलेट था, इसको उन्होंने रीड किया, यानी कि यहाँ पे अगर एडेनिन था तो उन्होंने यहाँ पे थायमीन को अटैच करवाया। अगर यहाँ पे कुछ भी ना होता तो फिर ये जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम था इसको पता भी नहीं चलना था कि यहाँ पे क्या ऐड करवाना है। तो यहाँ पे टेम्पलेट की ज़रूरत होती है। न्यू न्यूक्लियोटाइड्स या जो न्यू डीएनए का स्ट्रैंड होता है उसको बनाने के लिए हमेशा टेम्पलेट की ज़रूरत पड़ती है। तो ये हमेशा दूसरा रूल क्या हो गया कि ये टेम्पलेट बेस्ड डीएनए की रेप्लिकेशन करवाते हैं। ये हो गया दूसरा रूल। जितने भी डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होते हैं वो क्या करते हैं, स्पेशली प्रोकैरियोट्स की मैं बात करता हूँ, वो हमेशा क्या करते हैं, टेम्पलेट बेस्ड जो है वो डीएनए की सेंसेस करवाएंगे। अब तीसरा पॉइंट हम देखते हैं, तो इन्होंने जो टेम्पलेट बेस है इसको, ये जो टेम्पलेट स्टैंड है इसको रीड किया है और यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड को ऐड किया है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि न्यूक्लियोटाइड्स को हमेशा ये 5 to 3 डायरेक्शन में ऐड करेंगे, यानी कि हमेशा ये 3 डायरेक्शन में, यहाँ पे जो 3 एंड है यहाँ पे ऐड करते जाएंगे और इस तरह से नीचे की तरफ चलता जाएगा। तो हमेशा जो डायरेक्शन होगी न्यू स्टैंड की बनने की या न्यू स्टैंड के जो न्यूक्लियोटाइड्स के ऐड होने की जो डायरेक्शन होगी वो 5 to 3 डायरेक्शन में होगी। और आप लोगों ने याद रखना है कि हमेशा वो 3 एंड पे आके अटैच करवाएंगे यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड्स को। लेकिन जो स्टैंड है, ये वाला जो स्टैंड है टेम्पलेट स्टैंड, इसको वो किस डायरेक्शन में रीड कर रहे हैं, इसको वो 3 to 5 डायरेक्शन में रीड कर रहे होते हैं, क्योंकि इस तरफ को ये रीड कर रहे हैं, ये उसका 3 एंड है और ये उसका क्या है 5 एंड है। तो ये टेम्पलेट स्टैंड को 3 to 5 डायरेक्शन में रीड करते हैं। तो तीसरा रूल क्या हो गया कि जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होते हैं वो टेम्पलेट जो स्टैंड होता है उसको 3 to 5 डायरेक्शन में रीड करेंगे। किस में डायरेक्शन में रीड करेंगे, 3 to 5 डायरेक्शन में रीड करेंगे। ये हो गया तीसरा रूल। अब चौथा रूल हम देखते हैं कि इनको हमेशा जो न्यू न्यूक्लियोटाइड ऐड करवाने के लिए हमेशा 3 एंड की ज़रूरत होती है। अगर तो यहाँ पे कुछ भी ना होता, फ़र्ज़ करें यहाँ पे ये स्टैंड होता ही ना और ये अकेला ही स्टैंड होता, तो यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज कभी भी खुद से यहाँ पे कोई न्यूक्लियोटाइड ऐड नहीं करवा सकता था। तो यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड ऐड करवाने के लिए इसको यहाँ पे 3 एंड की ज़रूरत होती है। इसी वजह से जो प्राइमेज एंजाइम होते हैं वो प्राइमर बनाते हैं डीएनए के अंदर, या जो न्यू स्टैंड होता है, मसलन जैसे आप लोगों ने पीसीआर में पढ़ा होगा या वैसे ही आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो डीएनए का 2 स्टैंड होते हैं वो जब अलग हो जाते हैं तो वहाँ पे क्या बनता है, एक प्राइमर बन जाता है। वो डिफरेंट एंजाइम होते हैं। अगर इन विवो अगर हम देखें तो उसमें क्या किया जाता है, प्राइमेज एंजाइम जो होते हैं वो क्या करते हैं, यहाँ पे एक आरएनए प्राइमर बना देते हैं। तो वो जो आरएनए प्राइमर होते हैं वो एक्चुअली क्या कर रहे होते हैं, 3 एंड प्रोवाइड कर रहे होते हैं डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम को। तो इसी वजह से डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम हमेशा उनको 3 एंड चाहिए होता है न्यू न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करवाने के लिए। वो कभी भी खुद से न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड नहीं करवाएंगे, हमेशा 3 एंड जो होगा वो अगर होगा तभी जो है वो न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करवा देंगे। तो हमेशा इसका जो चौथा रूल हो गया वो ये है कि इनको हमेशा 3 एंड रिक्वायर होता है, 3 एंड रिक्वायर होता है न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करवाने में, ठीक है। तो ये जो 4 रूल होते हैं ये बेसिक रूल होते हैं। ये सब जितने भी डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होते हैं प्रोकैरियोट्स में या इवन जो रेप्लिकेशन में इन्वॉल्व होते हैं यूकैरियोट्स में, उनमें ये 4 बेसिक रूल जो हैं वो सब में इक्वल होंगे। यानी कि उनको हमेशा जो डीएनए के स्टैंड की सेंसेस करवाएंगे वो हमेशा 5 to 3 डायरेक्शन में करवाएंगे। दूसरा रूल क्या है कि उनको हमेशा टेम्पलेट की ज़रूरत पड़ेगी न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करवाने में। कुछ ऐसे होते हैं पॉलीमरेज एंजाइम जो यूकैरियोट्स में होते हैं, स्पेशली जो रिकम्बिनेशन जब हो रही होती है एंटीबॉडीज़ की, तो उस वक्त नॉन टेम्पलेट बेस एडिशन करवा सकते हैं। लेकिन जो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में रेप्लिकेशन के दौरान जो होंगे एंजाइम्स, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, वो क्या करते हैं, हमेशा उनको टेम्पलेट बेस जो है, टेम्पलेट की ज़रूरत पड़ती है न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करवाने में। पहले वो उस टेम्पलेट को रीड करेंगे, फिर ही वो क्या करेंगे, इस न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करवाते जाएंगे यहाँ पे उनके कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स को। इसी वजह से क्या होता है, यहाँ पे जो हमारा
नया डीएनए का स्ट्रैंड बनता है वो बिल्कुल एक्यूरेट होता है, उसमें गलती के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। वो किस वजह से होते हैं? क्योंकि वो टेम्पलेट बेस जो होता है इसको पहले रीड करेंगे और इसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करवाते जाएंगे। फिर मैंने ये क्या बताया कि वो टेम्पलेट जो स्ट्रैंड होगा उसको 3 to 5 डायरेक्शन में रीड करेंगे, ऐड जो करेंगे वो 5 to 3 डायरेक्शन में करेंगे, और जो टेम्पलेट स्ट्रैंड होगा उसको रीड हमेशा किस डायरेक्शन में करेंगे? 3 to 5 डायरेक्शन में करेंगे। फिर मैंने चौथा रूल बताया कि हमेशा इनको 3 एंड रिक्वायर होता है एक नया न्यूक्लियोटाइड ऐड करवाने के लिए, और जितने भी डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होते हैं वो क्या करते हैं? फास्फोराइल को ऐड करवाते हैं यहाँ पे। जैसे मैंने यहाँ पे आप लोगों को बताया कि यहाँ से जो ट्राईफॉस्फेट था उसमें से 2 फास्फेट को रिमूव करवाएंगे और एक जो फास्फोराइल बच गया था उसको इसमें ऐड करवा रहे होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे एक नया न्यूक्लियोटाइड ऐड होता जाएगा, और इस तरह सब यहाँ पे अब ये जो न्यूक्लियोटाइड ऐड हो गया इसका 3 एंड यहाँ पे फ्री है, तो यहाँ पे एक और न्यूक्लियोटाइड आ जाएगा। जब दूसरा यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड अटैच होगा उसका फिर 3 एंड फ्री हो जाएगा। इस तरह से इसकी एडिशन होती जाएगी और ये काम चलता जाएगा। इसी तरह एक और टर्म होती है जिसको हम कहते हैं प्रूफ रीडिंग। वो क्या होती है उसको भी हम यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं। एक और टर्म होती है जिसे हम कहते हैं प्रूफ रीडिंग। अब ये प्रूफ रीडिंग क्या होती है? उसमें होता यह है कि अगर जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होते हैं, साफ ज़ाहिर सी बात है उनसे गलती भी हो सकती है, तो जब उनसे गलती हो जाती है तो वो करते ये हैं कि फ़र्ज़ करें यहाँ पे एडेनिन है, इसकी जगह पे यहाँ पे उन्होंने अटैच करवा दिया है गुआनिन को, ठीक है। तो अब करेंगे क्या? और इनके दरमियान यहाँ पे ये फास्फोडाइस्टर लिंकेज भी बन गया है। तो ये जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होते हैं इनके ऊपर ही डिफरेंट फंक्शन होते हैं, यानी इनके ऊपर ही डिफरेंट पार्ट्स होते हैं जो डिफरेंट काम कर रहे होते हैं। मसलन पॉलीमराइजेशन का काम भी इन्हीं के ऊपर होता है, यानी पॉलीमराइजेशन जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड भी जो एडिशन का काम होता है वो इन्हीं के अंदर कुछ हिस्से होते हैं जो इसकी एडिशन करवा रहे होते हैं। इसी तरह प्रूफ रीडिंग का भी कुछ पार्ट होता है, वो भी इन्हीं के अंदर होता है। अब प्रूफ रीडिंग क्या होता है? ये एक्चुअली न्यूक्लियेज एंजाइम के तौर पे काम करते हैं। अब ये न्यूक्लियेज एंजाइम क्या होता है? न्यूक्लियेज एंजाइम ऐसा एंजाइम होता है जो कि फास्फोडाइस्टर लिंकेज को ब्रेक डाउन करवा दे, उसको हम कहते हैं न्यूक्लियेज एंजाइम। अब इसकी भी दो टाइप्स होती हैं। कौन कौन सी? एक को हम कहते हैं एंडोन्यूक्लियस और एक को हम कहते हैं एक्सोन्यूक्लियस। अब ये जो एंडोन्यूक्लियस होता है वो क्या करता है? जो डीएनए का स्ट्रैंड होगा, ये फर्ज करें डीएनए का स्ट्रैंड है, इसको हमेशा दरमियान से कट करेंगे, ठीक है। ये एक स्ट्रैंड को भी कट कर सकते हैं, दोनों को भी कट कर सकते हैं। मसलन जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो होते हैं वो क्या करते हैं? जो डीएनए का स्ट्रैंड होता है उन दोनों स्ट्रैंड को इकट्ठे कट करते हैं, ठीक है। तो और कुछ ऐसे भी एंजाइम होते हैं एंडोन्यूक्लियस जो एक ही स्ट्रैंड को कट कर सकते हैं। तो ये क्या करेंगे? दरमियान से डीएनए को कट करेंगे, तो वो हो जाएंगे एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। और एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम कौन से होते हैं? ऐसे एंजाइम होते हैं जो डीएनए के स्ट्रैंड को एंड से जो कट करेंगे उसको हम कहते हैं एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम कहते हैं, ठीक है। तो अब ये जो प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी होती है ये एक्चुअली इन एंजाइम्स की एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होती है। ये कौन सी एक्टिविटी होती है? एक्सोन्यूक्लियस मीन्स ये डीएनए का जो स्ट्रैंड होगा उसको एंड से कट करेंगे। कैसे कट करेंगे? फर्ज करें यहाँ पे मैं बना देता हूँ, यहाँ पे ये हमारा ये न्यूक्लियोटाइड ऐड हुआ, ये वाला, ये देखिए यहाँ पे ये जो न्यूक्लियोटाइड ऐड हुआ है, और मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ पे एक्चुअली थायमिन ने आके अटैच होना था लेकिन यहाँ पे गुआनिन आके अटैच हो गया है। अब ये क्योंकि गलत यहाँ पे आके अटैच हो गया तो इसको रिमूव करवाना है। तो अब ये कैसे इसको पता चलेगा डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम को कि यहाँ पे गलत आके अटैच हो गया है? उसमें होता यह है कि ये इनकी जो एक्टिव साइट होती है वो उनकी शेप जो होती है वो बिल्कुल स्पेसिफिक होती है। किस तरह से? वो हमेशा जो होती है स्पेसिफिक टाइप की जो पेयरिंग है उसको ही रिकॉग्नाइज करती है। किस तरह से? मसलन अगर G और C जो है ये पेयरिंग नॉर्मल है और इस तरह A और T पेयरिंग जो है वो नॉर्मल है, तो G और C की पेयरिंग जो है वो इनमें सही तरह से फिट हो जाएगी, और इसी तरह A और T की जो पेयरिंग है वो इनमें सही तरह से फिट हो जाएगी। इसके अलावा जो पेयरिंग होगी, मसलन जैसे मैं एग्जांपल यहाँ पे दी है मैंने, जैसे A के साथ अगर G आके अटैच हो गया है या फिर G के साथ आके अटैच हो गया है, T आके अटैच हो गया है, तो ये जो पेयरिंग क्या है? एबनॉर्मल है, ये इनके अंदर फिट नहीं होगी। तो जब ये इनके अंदर फिट नहीं होगी, एक तो पहले वो इसको सही तरह से बॉन्ड नहीं बनाने देंगे, अगर बन भी गया है तो फिर क्या करेंगे?
ये दोबारा से इसको रिमूव करवा देंगे, क्योंकि ये एंड पे है, यानी कि बिल्कुल इसकी एंड पे यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड ऐड हुआ है, तो इसको यहाँ से रिमूव करवा देंगे। किस तरह से रिमूव करवाएंगे? इनकी एक्सोन्यूक्लियस प्रॉपर्टी की मदद से। अब ये एक्सोन्यूक्लियस प्रॉपर्टी किस डायरेक्शन में होती है? ये होती है 3 to 5 डायरेक्शन में। ये किस डायरेक्शन में होती है? 3 to 5 डायरेक्शन में, यानी कि इस तरफ को ये उसको रिमूव करवाते जाएंगे। मसलन यहाँ पे ये न्यूक्लियोटाइड भी गलत आके अटैच हो गया था, ये भी गलत आके अटैच हो गया, और ये भी फ़र्ज़ करें गलत आके अटैच हो गया है। फ़र्ज़ करें यहाँ पे भी, यहाँ पे G की जगह C की जगह पे A आके अटैच हो गया, यहाँ पे A की जगह पे G आके अटैच हो गया। ठीक है, तो अब ये करेंगे क्या कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल यही जो जिसने इसको ऐड करवाया था वही इसको रिमूव करवाएगा, वही डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, उसी के ऊपर ही वो पोर्शन होगा, एक्सोन्यूक्लियस पोर्शन होगा उसके ऊपर। वो क्या करेगा, जब ये इसके ऊपर यहाँ पे अटैच हो जाएगा ये गलत न्यूक्लियोटाइड, इसको यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक डाउन करवा देगा, इधर से इस तरह यहाँ से बॉन्ड ब्रेक डाउन करवा देगा, इस तरह यहाँ से बॉन्ड ब्रेक डाउन करवा देगा, यानी कि ऊपर की तरफ बॉन्ड को ब्रेक डाउन करवाता जाएगा 3 to 5 डायरेक्शन में। तो इसी वजह से इनकी जो एक्सोन्यूक्लियस प्रॉपर्टी होती है 3 to 5 डायरेक्शन में, यानी कि ये एक डीएनए का स्टैंड है, उसके इस तरफ से डीएनए जो न्यूक्लियोटाइड है उसको रिमूव करवा रहे हैं इस तरफ को, यानी कि ये उसका है 5 एंड और ये है उसका 3 एंड। तो इस तरफ को यहाँ से न्यूक्लियोटाइड जो रिमूव करवा रहे होंगे उसको हम कहते हैं 3 to 5 एक्सोन्यूक्लियस प्रॉपर्टी। तो जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें टोटल जो होते हैं 5 डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होते हैं, और उनमें जो इंपॉर्टेंट होते हैं वो 3 होते हैं, डीएनए पॉलीमरेज 1, डीएनए पॉलीमरेज 2 और डीएनए पॉलीमरेज 3। इनको 1, 2, 3 नेमिंग जो दी गई है उनके डिस्कवरी के लिहाज से, यानी कि जो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कवर हुआ है वो डीएनए पॉलीमरेज 1 है, जो दूसरे डिस्कवर हुआ है वो 2 है, और जो तीसरा डिस्कवर हुआ है वो 3 है। तो इनमें जो फर्स्ट 2 और 3 जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं। तो उनमें क्या होता है, तीनों में ही प्रूफ रीडिंग की प्रॉपर्टी होती है। डीएनए पॉलीमरेज 1 में भी, यानी कि डीएनए पॉलीमरेज जो 1 है, और इस तरह डीएनए पॉलीमरेज 2 है, और इस तरह डीएनए पॉलीमरेज जो 3 है, ये तीनों क्या कर सकते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स को रिमूव करवा सकते हैं 3 to 5 डायरेक्शन में। ठीक है, इस तरह डीएनए पॉलीमरेज जो 2 है ये भी 3 to 5 डायरेक्शन में न्यूक्लियोटाइड्स को रिमूव करवा सकता है। इस तरह ये भी डीएनए पॉलीमरेज जो 3 है ये भी वो जो न्यूक्लियोटाइड गलत आके अटैच हो गया है उसको भी 3 to 5 डायरेक्शन में ये रिमूव करवा सकते हैं। तो इसको हम कहते हैं प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी। इसके साथ साथ क्या है कि ये जो डीएनए पॉलीमरेज 1 है इसकी एक और एक्सेप्शनल प्रॉपर्टी होती है। वो क्या होती है कि जहाँ पे ये 3 to 5 डायरेक्शन में न्यूक्लियोटाइड्स को रिमूव करवा रहा होता है, उसके साथ साथ ये 5 to 3 डायरेक्शन में भी न्यूक्लियोटाइड्स को रिमूव करवा सकता है। तो यानी कि इसकी 5 to 3 एक्सोन्यूक्लियस प्रॉपर्टी भी होती है, यानी कि जो डीएनए पॉलीमरेज 1 है इसकी 3 to 5 डायरेक्शन में भी एक्सोन्यूक्लियस प्रॉपर्टी होती है, और इसके साथ साथ इसकी 5 to 3 डायरेक्शन में भी एक्सोन्यूक्लियस प्रॉपर्टी होती है। इसका काम क्या होता है, इसको इंशाल्लाह मैं जब डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ा रहा हूँ उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि प्राइमर को रिमूव करवाने में डीएनए पॉलीमरेज 1 का अहम रोल होगा। ठीक है, और जो डीएनए पॉलीमरेज 2 है और डीएनए पॉलीमरेज 3 है ये 3 to 5 डायरेक्शन में न्यूक्लियोटाइड्स को रिमूव करवा सकते हैं। और इन तीनों की एक और कॉमन प्रॉपर्टी क्या है जो मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताई कि हमेशा ये 5 to 3 डायरेक्शन में न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करवाएंगे, यानी कि इनकी पॉलीमराइजेशन प्रॉपर्टी जो है वो 5 to 3 डायरेक्शन में होती है। यहाँ पे मैंने डिफरेंट एंजाइम जो कि प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होते हैं और स्पेशली पॉलीमरेज 1, 2 और 3 उनको जनरली इंट्रोड्यूस करवा दिया है। इसके अलावा मैं वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं डीएनए पॉलीमरेज 1, 2 और 3 की स्ट्रक्चर को डिटेल में डिस्कस करूंगा, और इसके साथ साथ डीएनए रेप्लिकेशन को भी मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा। जैसे वो वीडियो कंप्लीट होगी आप लोगों को मैं उस वीडियो का लिंक यहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और यहाँ पे अगर आप लोग क्लिक करेंगे यहाँ पे आई बटन शो होगा, यहाँ पे भी आप लोगों को उसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को आज का टॉपिक समझ आ गया होगा, जिसमें हमने डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम हैं क्या, उनकी जनरल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया, और डिफरेंट जो उनके एंजाइम होते हैं डीएनए पॉलीमरेज जो प्रोकैरियोट्स में हैं उसको भी हमने जनरली डिस्कस किया है। तो आई होप आप लोगों को आज का टॉपिक समझ आ गया होगा। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी करें। वीडियो देखने का शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।